हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। आधुनिक भारत के इतिहास चल रहा है जिसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। सबसे पहला जो टॉपिक कवर हुआ था वो हुआ है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद कवर किया गया था ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर भी क्लियर किया गया है। गवर्नर जनरल और वायसराय भी क्लियर किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आइए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। तो आइए ये 2025 का अपडेट है। ये घटना चक्र 2025 का कंप्लीट अपडेट है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। होम चार्जेज भारत संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? यानी कौन सी निधि जो होम चार्जेज में आती थी? तो पहला कह रहा है, लंदन में इंडिया हाउस यानी इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो लंदन में इंडिया ऑफिस है और उसके भरण पोषण के लिए भारत से पैसा जाता था, तो इसीलिए ये होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। लंदन में ऑफिस हो, कहीं भी ऑफिस हो, अगर इंडियन ऑफिस है तो वहाँ होम चार्जेज लगता था। भारत में दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। भारत में अंग्रेज कोई भी पोस्ट पे हो तो उसका वेतन पेंशन ये सब भारत की निधि से ज़्यादा था, तो इसीलिए होम चार्जेज के अंतर्गत ये भी आता था। तीसरा कह रहा है, भारत के बाहर युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये नहीं आता था। भारत से बाहर अगर कोई युद्ध हो रहा है तो वो भारत में होम चार्जेज के अंतर्गत नहीं आता था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। हम क्वेश्चन के साथ डिटेल भी क्लियर करेंगे। जितना भी डिटेल है सबको क्लियर किया जाएगा ताकि आगे आने वाले एग्जामों में दिक्कत ना हो। तो इसका डिटेल है यानी इसका डिस्कशन है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्क मतलब होम चार्जेस के से तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड स्थित राज सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। यानी भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था, वही होम चार्जेज था। जिसमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? तो भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय, ये 2019 तक, वर्ष 2019 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिया जाने वाला भत्ते और पेंशन, ये सब होम चार्जेज के अंतर्गत आता था। लेकिन भारत के बाहर जितने भी युद्ध होते थे, भारत के बाहर हुए युद्धों लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये गृह शुल्क यानी होम चार्ज के अंतर्गत नहीं आता था। तो आपका आंसर सिर्फ बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्द इंपीरियर प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर कुछ छूट दिया जाता था, ब्रिटिश वस्तुओं पर कुछ छूट था भारत में, तो इसीलिए इसी का नाम था इंपीरियर प्रेफरेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश काल में इंपीरियर प्रेफरेंस का इस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना, वरीयत देना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका है। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था
कि 18वीं शताब्दी में बंगाल से ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था। तो निर्यात होने वाले कुछ वस्तुएं थी। बंगाल से कपास का निर्यात होता था, रेशम का निर्यात होता था, सोरा का और अफीम का। कपास, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात होता था ब्रिटिश शासन में। प्रश्नानुसार 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातक प्रमुख पदार्थ थे कपास, रेशम, सोरा, अफीम इत्यादि। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। यह है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है इस्तेमरारी बंदोबस्त। इस्तेमरारी बंदोबस्त का मतलब अस्थाई बंदोबस्त है। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की अस्थाई बंदोबस्त। उसी का नाम है इस्तेमरारी बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इसे ही इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था। 10/11वां भाग कंपनी को देना था तथा 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। जमींदारों को खुली छूट थी कि किसानों से लगान वसूल करके, और जितना भी लगान वसूल होता था उस पूरे लगान का 10/11वां भाग देता था कंपनी को, और 1/11वां भाग अपने पास रखता था। और कितना वसूलना है इसका कोई निश्चित नहीं किया गया था कि कितना लगान लेना है किसानों से। इसीलिए किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। पूरे जितने भी किसान थे वो सभी जमींदारों के दया पर जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 किसके प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया है? तो जमींदारों से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? तो ये जमींदारों के साथ किया गया अस्थाई बंदोबस्त। जमींदारों को दिया गया था जिम्मा की किसान से लगान वसूल कर कंपनी को देगा, और जितना भी लगान वसूलेगा उसका 10/11वां भाग कंपनी को और 1/11वां भाग अपने पास रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त यानी अस्थाई भू राजस्व की व्यवस्था लागू की? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 10 है लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो 1793 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला है रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। नहीं, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी गलत है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा डी। ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ अस्थाई बंदोबस्त जो जमींदारी व्यवस्था कहते हैं वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, लेकिन जब तक कि वे लगान एकत्र करके 10/11वां भाग सरकार को देते रहते हैं, जब तक 10/11वां भाग सरकार को दे रहे हैं तभी तक ज़मीन उसका है। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं थी। लगान रहित अनुदान भूमि
चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े और जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। क्वेश्चन नंबर 12 है चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, उसको अपने क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से यानी किसानों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले किसानों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार यानी किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। पूरी छूट थी, जितना लगान वसूल कर सकता है किसानों से। कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी फलस्वरूप 1859 ईस्वी के बंगाल रेंट अधिनियम या द बंगाल रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का पीछे कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। 22 मार्च 1793 ईस्वी को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इसी व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये कौन से साल में दिया गया था? तो 1885 में दिया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिससे जमींदारों से कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है? तो रैयतवाड़ी के लिए 2 नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। 2 और 3 ये आपको याद रखना है। ये दोनों था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र में जैसे मद्रास, बम्बई,
के कुछ हिस्सों में पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक आदि के क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे, सीधे किसान से भू लिया जाता था। 1835 ईस्वी के बाद विंगेट और H.E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 16, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त तथा एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ शुरू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में शुरू की गई थी और रैयतवाड़ी प्रणाली ये मद्रास में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त संबंधित थे। सर टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ये दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। क्वेश्चन 19, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो ये मुनरो संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी? मुनरो ने की थी, टॉमस मुनरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्लियर नहीं किया गया आयोग ने, तो इस क्वेश्चन को ही हटा दिया है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के 12 महल जिले से प्रारंभ हुई थी रैयतवाड़ी, जिसे बाद में मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है कुर्ग, लागू की गई थी। अतः रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत तीनों शामिल थे। पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तीनों शामिल थे। क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी में किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का संरक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है, कर लगाने से पहले संरक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था। तो सीधे सरकार को कर देते थे, यानी लगान सीधे सरकार को देते थे किसान। कर निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि का सर्वेक्षण के बाद कितना लगान देना है इसका निर्धारण होता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये प्रथा रैयतवाड़ी प्रथा है। किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसान ही जिम्मेदार है सरकार को लगान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है
जो भारत में हमेशा से प्रचलित है। तो ये मुनरो ने कहा था, ये मुनरो ने कहा था। इसका आंसर डी है, थॉमस मुनरो ने कहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड है। थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड है। भारत में अंग्रेजों ने इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के संबंध में थॉमस मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कथन दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है। तो कथन ए है, उसके बाद कारण आर है। तो पहले हम कथन ए देखेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो ये कथन सही है, इसलिए कि कहीं अस्थाई बंदोबस्त, कहीं महलवारी व्यवस्था, कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था, अलग अलग भागों में अलग अलग भूमि कर लागू किया गया था, भू राजस्व लागू किया था, इसलिए ए सही है। आर देखते हैं, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए उसका डिस्कशन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी पद्धति। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा, अब पूरे ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से में अस्थाई बंदोबस्त लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्से में, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्से में, जैसे मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक यानी आधुनिक कर्नाटक का कुछ भाग था, एक भाग था कुर्ग, उसमें लागू थी। महलवारी पद्धति लगभग 30% हिस्सा, महलवारी पद्धति लगभग 30% हिस्सा, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू थी। अतः स्पष्ट है कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1839 में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना हुई थी और ये आज भी है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपये की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी, 5 लाख रुपये पूंजी के साथ। तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है अभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की? बंगाल में महलवाड़ी, तो ये होल्ट मैकेंजी ने किया था महलवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो ने किया था। महलवाड़ी मैकेंजी ने किया था। तो आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, उसमें भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदार रैयतवाड़ी दोनों के तत्व मौजूद शामिल थे। पूछे गए प्रश्नों में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पे बंगाल प्रेसिडेंसी होना चाहिए। बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 31 है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में है जजमानी, बाराबलूट, मिरासी और अडाडे। सूची 2 में है उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यानी जजमानी का संबंध किस राज्य से है, बाराबलूट का संबंध किस राज्य से है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, डिस्कशन में कंप्लीट हो जाएगा। यूपीपीसीएस द्वारा इसका उत्तर कुंजी गलत दिया गया था। इसका सही डिस्कशन है जजमानी का संबंध उत्तर भारत से है, बाराबलूट का संबंध महाराष्ट्र से है, मिरासी का संबंध तमिलनाडु से है, अडाडे का संबंध कर्नाटक से है। क्वेश्चन नंबर 32 है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। तो आपका आंसर है ए 40%। ये लगभग माना जा सकता है, लगभग दिया है 40% खर्च होता था। यद्यपि इस तरह के प्रश्न उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% मानते हैं। कई स्रोत मानते हैं, तो इसका आंसर 40% हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, अफवाह थ्योरी दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रीय परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में जाना यानी हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अफवाह सिद्धांत के तरह इसी प्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया, अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किए। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे। तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 36 है अभिकथन और कथन। तो अभिकथन ए कह रहा है ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो हाँ, संतुलन अनुकूल था, निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था। कथन आर कह रहा है कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो ये भी सही है, उसका कोई लाभ नहीं होता था। धन का निष्कासन बहुत ज़्यादा था, निकासी बहुत ज़्यादा था, उसका कोई प्रतिफल लाभ नहीं होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बहिर्गमन अथवा निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में समानता भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एक अधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक शोषण था। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। 1914 ईस्वी के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज तथा खनिज उद्योग, कोयला, सोना एवं वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम,
में जो कि अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? तो दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, आर.सी. दत्त भी थे। तो ये तीनों आलोचक थे। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो ये सर सैयद अहमद खान उसके ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भारत से धन निष्कासित किया जा रहा है, इसका कोई प्रतिफल लाभ नहीं हो रहा है। इनका मानना था कि जब तक अंग्रेज अगर भारत में है तभी मुस्लिम समाज का विकास हो सकता है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन के एस सोनेस्चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी जिनका जन्म 1825 और मृत्यु 1917 में हुआ है। उन्होंने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो दल था उदारवादी दल। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 है कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, ये सही है। तो कथन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। ये एकाधिकार समाप्त करने का मतलब है कि उस समय दिया हुआ था कि भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ व्यापार कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की कोई और कंपनी या कोई पर्सनल व्यक्ति भारत से व्यापार नहीं कर सकता, ये दिया हुआ था। तो उसी को समाप्त करने का काम किया। अब 1813 के बाद ब्रिटेन के कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता था। इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ भारत व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, कौन सा देन थी? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये 100% सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या, ये गलत है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता
पर सर्वोपरि जोर दिया, नहीं ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, आपका आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। आपका आंसर सिर्फ यहाँ एक हो जाएगा। सामाजिक बुराइयों पर नहीं, अंग्रेज की बुराइयों पर जोर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी। किसने कहा था कि या किसने विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन था। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूती काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, तंतुवय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्यक काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बन रहे थे, किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। ये अब कार्ल मार्क्स का कथन था। क्वेश्चन नंबर 46 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है ओरंग राजकोष का प्रभारी। नहीं, राजकोष का प्रभारी नहीं, ओरंग जो है एक गोदाम होता था जहां सामान रखा जाता था। तो ये आपका गलत है, ये गलत है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये सही है। बेनियान होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था, तो ये बेनियान सही है। मिरासीदार ये राजस्व दाता होता था, तो राज्य का नामित राजस्व दाता होता था, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर 2 और 3, आपका आंसर 2 और 3 सही है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो यह भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या ऑप्शन ए करता है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ये टॉपिक समाप्त हो गए हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग 1857 की क्रांति, यानी सिपाही विद्रोह क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।